students, welcome to Unique Study. Today we are going to learn about book evolution EVS science theme 7 air. तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, जिससे हमारी अगली वीडियो या फिर कहें कि अगला चैप्टर आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। की कॉन्सेप्ट्स, तो हम लोग अभी जानते हैं कि हम लोग इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो पहला हम लोग पढ़ेंगे मैटर, दूसरा पढ़ेंगे एयर, और एयर के अंडर हम लोग सब टाइटल्स भी पढ़ेंगे, जैसे प्रॉपर्टीज ऑफ एयर, कॉम्पोजिशन ऑफ एयर, प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग, प्रोसेस ऑफ बर्निंग, यूजेस ऑफ एयर, एयर पोल्यूशन, मेजर्स टू प्रिवेंट एयर पोल्यूशन। तो इस चैप्टर में हम लोग ये सब टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। We know that every living being needs air to survive. Fresh air is good for health, but nowadays you can see people complaining about various breathing problems. It is because of polluted air and air pollution. But first, let's revisit the concept of matter that we have already learned in the earlier class. हम लोग जानते हैं कि जो लिविंग बीइंग पूरे दुनिया में रहते हैं, धरती पे रहते हैं, उन्हें एयर चाहिए होता है सरवाइव करने के लिए, जीने के लिए। और फ्रेश एयर हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ही लाभदायक होता है, बहुत ही अच्छा होता है। लेकिन आजकल जो भी बहुत सारे पीपल है, बहुत सारे इंसान है, वो सब कंप्लेन कर रहे हैं, उनको ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, उन्हें बहुत सांस लेने में दिक्कत हो रही है, सांस फूल रही है। तो ये सब के कंप्लेंट्स बहुत आ रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो हमारे आसपास का सराउंडिंग्स है, एयर है, वो पोल्यूटेड हो गया, वो पूरे गंदगी से भर गया है, जिसके वजह से ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हो रहे हैं बहुत सारे इंसान को। लेकिन हम लोग अभी पहले मैटर, कॉन्सेप्ट ऑफ मैटर को रिवाइज कर लेते हैं, जो हम लोगों ने पिछले क्लास में किया था। अगर आप लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल में जाके मैटर, कॉन्सेप्ट ऑफ मैटर के क्लास को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैटर, any substance that occupies space and has mass is called matter. Everything around us is made up of matter. There are 3 states of matter: solid, liquid and gas. तो चलिए थोड़ा मैटर के बारे में अब जानते हैं। जो भी सब्सटेंस जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है और उसमें मास होता है, उसे मैटर कहते हैं। और जो हमारे आसपास में जितने भी चीज, सामान आप देख रहे हैं, सब मैटर से बने हुए हैं। मैटर के 3 टाइप होते हैं: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। यहाँ जो आप पिक्चर देख रहे हैं, ये पेन सॉलिड है। सेकंड है जूस, जो कि लिक्विड है। और थर्ड है एयर फिल्ड बलून, जो कि गैस है। Solids have a fixed shape and a definite volume. In solids, molecules are very close to each other. For example, book, pen, glass, etc. जो solids होते हैं उनके शेप फिक्स्ड होते हैं और उनमें कुछ वॉल्यूम होता है, यानी भारीपन होता है। ये जो सॉलिड होते हैं उनके जो मॉलिक्यूल्स अंदर ही अंदर बहुत ही क्लोज होते हैं, जिनके वजह से वो उन्हें फिक्स्ड शेप और डिफाइनाइट वॉल्यूम मिलता है। तो हम लोग सॉलिड्स का क्या जाने, जो मॉलिक्यूल्स उनके होते हैं वो बहुत ही क्लोज होते हैं, इसलिए वो टाइट होते हैं, जैसे कि बुक, पेन, ग्लास एक्सेट्रा। Liquids do not have a definite shape but have a definite volume because molecules are loosely packed. Milk, juice, water and oil are examples of liquids. Liquids जो होते हैं उनमें डिफाइनाइट शेप नहीं होते, लेकिन उनमें वॉल्यूम जरूर होता है। उनका कोई आकार नहीं होता, उनका शेप नहीं होता, लेकिन उनमें भारीपन जरूर होता है, क्योंकि उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो पैक होते हैं, लेकिन लूजली पैक होते हैं। जैसे कि मिल्क, जूस, वाटर, ऑयल, ये सब एग्जाम्पल्स हो गए लिक्विड के। इन गैसेस molecules are very loosely packed, thus they do not have fixed shape and fixed volume. Air, oxygen, hydrogen and water vapor are few example of gases. गैसेस में क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ही लूज होते हैं, उनमें ना तो फिक्स्ड शेप होता है, ना ही फिक्स्ड वॉल्यूम, ना ही उनका भारीपन पता चलता है और ना ही कोई आकार होता है। जैसे कि एयर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, वाटर वेपर, ये सब गैसेस के एग्जाम्पल हैं। अब बढ़ते हैं एयर के बारे में।
Air is the Earth's atmosphere. It is everywhere and surrounds us completely. It is the clear gas in which all the living beings live and breathe. It has no color or smell. However, we can feel it when we move around fast or the air should around us moves. Moving air is called wind and gentle wind is called breeze. जो अर्थ है उनमें एयर उसका एटमॉस्फेयर है. एयर इज द अर्थ एटमॉस्फेयर. तो अर्थ का एटमॉस्फेयर क्या है? एयर है. जो एयर है वो हर जगह है और हम लोग को पूरी तरह से सराउंड करता है. हम लोग के आसपास हमेशा एयर रहता है. ये एक क्लियर गैस होता है जो लिविंग थिंग्स को जीने में, सांस लेने में मददगार होता है. इट हेल्प्स द लिविंग बीइंग्स लीव एंड ब्रीथ. जो एयर होते हैं उनमें ना तो कोई कलर होता है ना ही कोई स्मेल होता है. हम लोग बस उसे फील कर सकते हैं. ना तो उसे हम लोग टच कर सकते हैं, ना ही उसको स्मेल कर सकते हैं, ना ही उसको देख सकते हैं. बस फील कर सकते हैं. तो मूविंग एयर, जो एयर मूव करते रहता है उसे विंड कहते हैं. और जो विंड धीरे धीरे एकदम हल्का हल्का विंड जो हवा जाती है उन्हें हम लोग ब्रीज कहते हैं. तो विंड क्या हुआ? मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड और ब्रीज, gentle wind is called breeze. Winds that goes on for a long time are typhoon and hurricane. These are natural calamities and cause lots of damage. जो विंड बहुत ही लंबे समय तक जा ही रहे, चल ही रहे, उन्हें दो नाम से बोला जाता है, टाइफून एंड ह्यूरिकेन. तो जो विंड्स बहुत ही लंबे समय तक बस चल रहे हैं, एकदम फटाफट जाए जा रहे हैं, उन्हें टाइफून और ह्यूरिकेन कहते हैं. ये जो टाइफून और ह्यूरिकेन होते हैं वो बहुत ही पूरे दुनिया को डैमेज करने में, पूरे दुनिया को खराब करने में लगे रहते हैं. मतलब कि टाइफून और ह्यूरिकेन ये नेचुरल कैलेमिटी है, प्रकृति के द्वारा पूरे डैमेज को लेता है, पूरे दुनिया को तबाह करने में लगा रहता है. अब पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एयर. एयर हैज वेट. डज एयर हैज वेट? लेट अस चेक इट बाय परफॉर्मिंग अ सिंपल एक्टिविटी. तो एयर का पहला प्रॉपर्टी है एयर हैज वेट. क्या एयर का वेट होता है? तो चलिए इसे चेक करते हैं एक छोटे से एक्टिविटी के साथ. एक्टिविटी 7.1. टेक 2 deflated footballs of the same size. Weigh them on a beam balance. Now fill one of them with air and weigh both the football again. What do you find? Which football is heavier? The football with air is heavier than the deflated football. This shows that air has weight. तो आपको क्या करना है? एक तराजू लेना, उसमें 2 फुटबॉल, एक में आप हवा भर दीजिए और रख दीजिए और दूसरे में हवा मत भरिए, उसको डिफ्लेटेड ही रहने दीजिए, बिना हवा का ही रहने दीजिए और उसको तराजू में तोलिए. तो कौन सा फुटबॉल भारी होगा? वो फुटबॉल भारी होगा जिसमें हवा भरे है. मतलब एयर इज हेवियर देन अ डिफ्लेटेड फुटबॉल. तो इससे साबित होता है कि एयर का वजन होता है. एयर हैज वेट. आप यहाँ जो पिक्चर देख रहे हैं वो बीम बैलेंस विद डिफ्लेटेड एंड इन्फ्लेटेड बॉल. जो फुला हुआ फुटबॉल है वो उसमें एयर है, वो इन्फ्लेटेड फुटबॉल है, और जिसमें हवा नहीं है वो डिफ्लेटेड फुटबॉल है. यानी कि एयर जो है उसमें वेट होता है. सो द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज एयर हैज वेट. सेकेंड प्रॉपर्टी, एयर टेक्स अप स्पेस. जो एयर होते हैं वो स्पेस भी लेते हैं. मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड टेक्स अप स्पेस. अभी हम लोगों ने पढ़ा कि मैटर क्या होते हैं? वो सब्सटेंस होते हैं जिनमें मास होता है और जो स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, जो स्पेस लेते हैं. सो इन ऑर्डर टू प्रूव दैट एयर इज मैटर, लेट अस प्रूव दैट एयर टेक्स अप स्पेस. तो हम लोग अगर प्रूव करना है कि एयर एक मैटर है तो चलिए प्रूव करते हैं कि एयर स्पेस भी लेता है. तो इसके लिए हम लोग एक और एक्टिविटी करने जा रहे हैं. एक्टिविटी 7.2. Take a tub and fill it with water. Now take an empty glass tumbler, turn it upside down and dip the whole of it into the water tub. Does water enter the glass? Now gently tilt and press it down further. What do you observe? तो इसमें बोला जा रहा है कि एक टब लीजिए, उसमें पानी से भर दीजिए टब को. उसके बाद एक खाली ग्लास को, जो ग्लास होता है उसको अपसाइड मतलब उल्टा करके सीधा पानी में डालिए. क्या जो ग्लास है उसके अंदर पानी जाता है? अब उस ग्लास को थोड़ा सा टेढ़ा कर दीजिए. उसके बाद उसको फिर पानी में घुसाइए. तो क्या ऑब्जर्व होता है?
You will see that water does not enter the glass in the first case. तो पहले जैसे हम लोग अपसाइड डाउन मतलब उल्टा करके सीधा डाल दिए तो उसमें हम लोग को पता चला कि वाटर उसमें नहीं जा रहा, मतलब ग्लास में नहीं जा रहा। लेकिन but it does in the second attempt. It is because the glass was full of air which was released when we tilted the tumbler. This activity shows that air occupies space. लेकिन दूसरे बार में जब हम लोगों ने ग्लास को टिल्ट किया यानी टेढ़ा किया तब उसमें पानी चला गया, क्योंकि जब पहली बार हम लोग अपसाइड डाउन यानी उल्टा करके डाल रहे थे तब उसमें पूरा एयर से वो टाइट था, लेकिन जैसे ही टिल्ट किया तो एयर रिलीज हो गया, मतलब उस ग्लास से निकला, जिसके वजह से जो पानी है उस ग्लास में आ पाया। तो इससे प्रूव होता है कि एयर ऑक्यूपाई स्पेस, एयर स्पेस लेता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, एयर हैज नो कलर। एयर का कलर नहीं होता है। Air has no color as we cannot see air around us. We can only feel it when it blows. एयर के पास कोई कलर नहीं होता क्योंकि एयर को हम लोग जो आसपास है एयर को हम लोग देख ही नहीं सकते, हम लोग बस फील कर सकते हैं जब उसे ब्लो किया जाता है। जैसे कि हम लोग जब फैन ऑन करते हैं तब एयर ब्लो होके हमें हवा देता है, तो हम लोग उसको फील कर रहे हैं, ना ही उसको देख पा रहे हैं, ना ही टच कर पा रहे हैं। प्रोसेस ऑफ बर्निंग। Oxygen present in air supports burning. Let us prove it with a simple activity. तो जो एयर है वो बर्निंग यानी जलने के प्रोसेस में भी काम करता है। तो ऑक्सीजन, जो एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है वो कोई भी चीज को जलाने में हेल्पफुल होता है, उससे इट सपोर्ट्स बर्निंग। तो चलिए इसको प्रूव करते हैं एक सिंपल एक्टिविटी के द्वारा। एक्टिविटी 7.3, take a candle and light it. Place a bell jar upside down over it and observe what happens to the candle after a while. Repeat the activity with a bigger jar. What do you conclude? When we put the jar over the burning candle, the flame gets smaller and weaker and finally it goes out. The bigger the jar, the more is in the oxygen in it, so the flame burns longer. This shows that oxygen is needed for the burning of a candle and that air supports burning. This shows that air supports burning. तो इस एक्टिविटी में कहा जा रहा है कि आप एक कैंडल लीजिए, उसको जला दीजिए, उसके बाद एक बेल जार, उसको छोटा और बड़ा, एक बार आप छोटा जार को डालिए, उसके ऊपर अपसाइड डाउन रखिए, तो हम लोग को क्या ऑब्जर्व होगा कि वो जो कैंडल में लाइट जल रहा है, जो फ्लेम जल रहा है वो धीरे धीरे छोटा होते जाएगा और हल्का होते जाएगा, फिर बुझ जाएगा। फिर उसी तरह हम लोग बड़े जार से करेंगे। बड़े जार में हमें दिखता है कि वो थोड़ा देर और के लिए जलता है, यानी कि बड़े जार में ऑक्सीजन ज्यादा प्रेजेंट है इसीलिए वो थोड़ा और देर जल रहा है, और छोटे जार में ऑक्सीजन कम है इससे वो तुरंत ही बुझ जा रहा है। तो इससे प्रूव होता है कि एयर सपोर्ट्स बर्निंग, एयर बर्निंग में भी हेल्पफुल है। एयर एक्सपैंड्स ऑन हीटिंग। When air gets heated up, the air particles spread out and move faster in all directions. In this way, air expands and fills a larger space. Let us prove it with a simple activity. जब एयर को गर्म किया जाता है तो एयर का जो पार्टिकल होता है वो स्प्रेड हो जाता है, मतलब कि बिखर जाता है और बहुत जल्दी जल्दी मूव करने लगता है, वो भी सारे डायरेक्शन में। इस तरह से जो एयर है वो एक्सपैंड कर जाते हैं, वो बहुत ज्यादा ही बड़े हो जाते हैं, उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पूरे लार्ज स्पेस को फिल कर देते हैं, मतलब कवर कर लेते हैं। इसको प्रूव करते हैं हम लोग सिंपल एक्टिविटी से। एक्टिविटी 7.4, take a balloon and stretch it over the mouth of the bottle. Now place the bottle in the bowl containing hot water for some time. You will see that the balloon starts blowing up as the air inside the bottle gets heated. It moves faster in all directions and also enters the balloon. In this way, we can observe that air expands. If we remove the bottle from the bowl, the balloon collapses again as air gradually cools down and thus contracts. This activity shows that air expands and contracts डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर। तो इसमें कहा जा रहा है कि आप एक बॉटल लीजिए, उसके ऊपर बलून को आप उसके बॉटल के माउथ से उसको स्ट्रेच करके वहां लगा दीजिए। उसके बाद उस बॉटल को आप गर्म पानी के टम्बलर में डाल दीजिए।
जैसे जैसे वो हवा जो है जो बॉटल के अंदर वो गर्म होते जाएगा, वैसे वैसे जो बलून है वो फूलते जाएगा। वो क्यों होते जा रहा है? क्योंकि जैसे जैसे हवा गर्म हो रहा है तो जो हवा है वो और भी सारे डायरेक्शन में बहुत जल्दी जल्दी मूव कर रहा है, जिसके वजह से बलून में भी एयर एंटर कर जा रहा है। उसके वजह से एयर जो बलून में है वो ज़्यादा ही बढ़ते जा रहा है, बलून फूलते जा रहा है। उसके बाद जैसे ही अगर जो गर्म पानी है वो धीरे धीरे ठंडा होते जाएगा, जैसे ही वो ठंडा होते जाएगा वैसे ही जो बलून है वो फिर से डिफ्लेटेड हो जाएगा, वो फिर से छोटा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे पानी ठंडा होते जाएगा जो एयर जो बहुत तेजी में घूम रहा है वो धीरे धीरे कमता जाएगा। So the air expands and contracts depending upon the temperature. तो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है कि एयर कैसे एक्सपैंड करता है या फिर कॉन्ट्रैक्ट करता है। Composition of air. There is all around us. Air is a mixture of gases. It contains 78% nitrogen, 21% oxygen, 0.03% carbon dioxide and 0.97% water vapor and other gases. जो एयर है वो हम लोग के हर आस-पास हर जगह है। एयर है वो गैसेस का मिक्सचर है। जैसे कि एयर में 78% नाइट्रोजन पाया जाता है, 21% ऑक्सीजन पाया जाता है, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है और 0.97% वाटर वेपर और अलग अलग तरह के गैसेस पाए जाते हैं। ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं वो एक ग्राफ है। तो जो ब्लू है, ब्लू रंग का ग्राफ है वो 78% नाइट्रोजन को दर्शाता है। जो रेड रंग का ग्राफ है वो 21% ऑक्सीजन को दर्शाता है और जो ये ग्रीन रंग का ग्राफ है वो 1% कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, वाटर वेपर एंड अदर गैसेस का कॉम्पोजिशन दिखा रहा है। ऑक्सीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट गैस फॉर ऑल लिविंग बीइंग्स। To survive, all living beings need to breathe. Carbon dioxide is used by green plants to prepare their food by the process of photosynthesis. ऑक्सीजन जो होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट गैस होता है लिविंग बींग्स के लिए, क्योंकि लिविंग बींग्स को जीने के लिए, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन का बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत पड़ता है। ऑक्सीजन को ही हम लोग ब्रीथ करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो ग्रीन प्लांट्स के द्वारा यूज किया जाता है ताकि वो लोग फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से अपना खाना बना सके। Water vapor is added to the air by the evaporation of water from the seas and other water bodies. Presence of water vapor in the air can cause change in the weather. जो वाटर वेपर होता है वो एयर में कैसे आता है? जब भी वाटर जो है जो सी में या ओशन में या फिर कोई भी वाटर बॉडी में जब हीट होता है पानी, तब उसमें से वाटर इवेपोरेट करके वाटर वेपर में बदल जाता है, जिससे कि वो एटमॉस्फेयर में फैल जाता है। और अगर ज़्यादा वाटर वेपर प्रेजेंट रहेगा एटमॉस्फेयर में तब वेदर चेंज करने लगता है, तब मौसम बदलने लगता है। The amount of water vapor present in the air is called humidity. तो जो भी अमाउंट वाटर वेपर का एयर में प्रेजेंट होता है वो ह्यूमिडिटी कहलाता है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट डू यू मीन बाय ह्यूमिडिटी या फिर व्हाट इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी, तो आंसर होगा द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। Air also contains germs, smoke and dust particles in it. They pollute the air and cause diseases. जो एयर होते हैं उसमें germs भी पाए जाते हैं, smoke भी पाए जाते हैं और dust particles भी पाए जाते हैं। उनसे एयर pollute होता है यानी कि गंदा होता है और diseases यानी बीमारी फैलता है। Process of breathing. As we know, all living beings need air to breathe. The process by which air is taken in and released out of the body is called breathing. जैसा कि हम लोग जानते हैं कि लिविंग बींग्स को एयर चाहिए होता है सांस लेने के लिए यानी ब्रीथ करने के लिए। तो जिस प्रोसेस से लिविंग बींग्स अपने बॉडी में एयर को टेक इन करता है यानी एयर को लेता है और एयर को बाहर छोड़ता है उसे ब्रीदिंग कहते हैं। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज ब्रीदिंग, तो आंसर होगा द प्रोसेस बाय विच एयर इज टेकन इन एंड रिलीज्ड आउट ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड ब्रीदिंग। ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं तो पहला पिक्चर इनहेलेशन का है कि जो एयर अंदर जा रहा है, तो अंदर जाने से जो थोरेसिक कैविटी होता है बॉडी में वो एक्सपैंड करता है यानी फैल जाता है और जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं, वो बहुत ही
चिपक जाते हैं। डायफ्राम भी है, डायफ्राम जो है वो भी बहुत ही चिपक जाते हैं, मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। सेकेंड पिक्चर एक्सलेशन के है, तो एक्सलेशन समय थोरैसिक कैविटी वो घट जाते हैं और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स वो रिलैक्स हो जाते हैं, मतलब कि जो वो कांटेक्ट किए हुए हैं उससे वो छुटकारा पाके रिलैक्स होने लगते हैं और जो डायफ्राम है वो भी रिलैक्स हो जाता है। Human beings breathe through their nose. Breathing involves two processes, inhalation and exhalation. The process by which air enters the lungs through the nose is called inhalation, and the process by which the air rushes out of the lungs through nose is called exhalation. Different living beings have different respiratory organs. जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो ब्रीद नोज से करते हैं, यानी नाक से सांस लेते हैं। ब्रीदिंग दो प्रोसेस इन्वॉल्व करता है, एक इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। तो जिस प्रोसेस से एयर नोज में एंटर करता है उसे इनहेलेशन कहते हैं, और जिस प्रोसेस से एयर नोज से बाहर होता है यानी कि नोज से बाहर जाता है उन्हें एक्सहेलेशन कहते हैं। दूसरे डिफरेंट लिविंग बींग्स हैव डिफरेंट रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, तो अलग अलग लिविंग बींग्स के अलग अलग रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं। Insects breathe through their tiny holes called spiracles. Fishes breathe through gills. Frogs breathe through their lungs and moist skin. Birds and reptiles breathe through lungs. Insects जो होते हैं उनमें एक tiny holes होता है जिन्हें spiracles बोलते हैं, वो उनमें से breathe करते हैं। Fish जो होती हैं मछलियाँ वो gill से breathe करते हैं। Frogs जब पानी से बाहर होते हैं तो lungs से breathe करते हैं, और जब पानी के अंदर होते हैं तो अपने moist skin से breathe करते हैं। बर्ड्स और रेप्टाइल्स वो सब लंग्स से ब्रीथ करते हैं। यूजेस ऑफ एयर, अब बात करते हैं एयर के यूजेस के। द डिफरेंट यूजेस ऑफ एयर आर एज फॉलोज। एयर हेल्प्स लिविंग बीइंग्स टू ब्रीथ, एयर हेल्प्स बर्ड्स टू फ्लाई, इट हेल्प्स इन फ्लाइंग काइट्स, इट हेल्प्स इन ड्राइंग वेट क्लोथ्स, air carries the seeds of a plant to new places, it helps in separating grains from the chaff. जो एयर होते हैं वो लिविंग बींग्स को ब्रीथ करने में हेल्प करते हैं। एयर से बर्ड्स फ्लाई करती हैं, एयर के हेल्प से काइट्स पतंग वो भी फ्लाई करते हैं। एयर के वजह से जो हम लोग के भीगे कपड़े होते हैं वो सूख जाते हैं। एयर के वजह से जो प्लांट के सीड्स होते हैं वो उड़ के या फिर कहीं बोले दूसरे जगह में जाते हैं, और जो चाफ होते हैं उनमें से ग्रेन्स को इकट्ठा करने के लिए भी एयर बहुत ही यूजफुल है। The different uses of air are as follows. It helps a hot air balloon to rise and fly. Air is used to play instruments like flute and mouth organ. It helps sailboats to move on water. Air helps in moving windmills. A windmill can pump up water, grind grains and produce electricity. तो air वो हॉट एयर बलून को उड़ने में, मतलब उसको फ्लाई करने में हेल्प करते हैं। एयर के वजह से हम लोग फ्लूट और माउथ ऑर्गन का यूज करके इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करते हैं। एयर के वजह से जो सेल बोट्स होते हैं वो वाटर में यानी पानी में मूव करते हैं। एयर के वजह से विंडमिल्स घूमते हैं यानी मूव करते हैं, और विंडमिल जो होता है वो वाटर को पंप कर सकता है, ग्रेन को ग्राइंड कर सकता है और इलेक्ट्रिसिटी को बना सकता है। अब बात करते हैं एयर पोल्यूशन के बारे में। Addition of harmful and undesirable substances to the air is called air pollution. Air gets polluted due to the presence of smoke, germs, fumes, bacteria, dust, and some harmful gases. This polluted air causes harm to our health and environment. It causes a number of lung diseases like asthma and bronchitis. तो एयर पोल्यूशन क्या होता है? एडिशन ऑफ हार्मफुल एंड अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस टू द एयर इज कॉल्ड एयर पोल्यूशन। जब एयर में हार्मफुल और अनडिजायरेबल सब्सटेंस मिलते हैं तब एयर पोल्यूशन होता है। तो अगर पूछा जाए कि व्हाट डू यू मीन बाय एयर पोल्यूशन या फिर व्हाट इज कॉल्ड एयर पोल्यूशन, तो आंसर होगा एडिशन ऑफ हार्मफुल एंड अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस टू द एयर इज कॉल्ड एयर पोल्यूशन। जो एयर होते हैं वो पोल्यूट किससे होते हैं? वो प्रेजेंस ऑफ स्मोक, जर्म्स, फ्यूम्स, बैक्टीरिया, डस्ट और अलग अलग हार्मफुल गैसेस के वजह से एयर पोल्यूट होते हैं यानी कि गंदा होता है। जो भी एयर होता है पोल्यूट, उनसे बहुत सारे हेल्थ और एनवायरनमेंट पे असर पड़ता है, उससे बहुत एनवायरनमेंट खराब होता है, बहुत हेल्थ खराब होता है।
इससे जो एयर पोल्यूशन होता है उससे बहुत सारे लंग डिजीजेस पैदा होते हैं जो लिविंग बींग्स को हार्म करते हैं, जैसे कि अस्थमा और ब्रोंकाइटिस। Eye infection and causes a burning sensation in the eyes. Air pollution can be caused due to natural or man-made causes. जो आई में इन्फेक्शंस हो जाते हैं वो और उसको बर्निंग सेंसेशन यानी कि जलन होती है, वो भी एयर पोल्यूशन से होता है। एयर पोल्यूशन या तो नेचुरली या फिर मैन मेड कॉज के वजह से ही एयर पोल्यूट होता है, या फिर नेचुरल से होता है यानी प्रकृति के द्वारा, या फिर मैन मेड मतलब कि इंसानों के द्वारा एयर पोल्यूट किया जाता है। नेचुरल कॉजेज, अब हम लोग बात करते हैं एयर पोल्यूशन जो प्रकृति के द्वारा फैलता है। फॉरेस्ट फायर्स, वोल्केनोज एंड डस्ट स्टॉर्म्स आर अ फ्यू नेचुरल कॉजेज ऑफ पोल्यूशन। तो फॉरेस्ट फायर्स, जो आप पहला पिक्चर देख रहे हो वो फॉरेस्ट फायर का है। वोल्केनो, जो दूसरा पिक्चर है वो वोल्केनो का है। और तीसरा है डस्ट स्टॉर्म। ये सब प्रकृति का प्रभाव है जिससे एयर पोल्यूशन होता है। तो ये सब है नेचुरल कॉजेज। मैन मेड कॉजेज, ह्यूमन एक्टिविटीज आर द मेजर कॉजेज ऑफ एयर पोल्यूशन। जो इंसान उनके कुछ एक्टिविटी एयर पोल्यूशन कॉज करता है। Smoke produced by vehicles, factories and burning of coal wood, dried leaves and bursting of crackers causes air pollution. This activity lead to man-made air pollution. जो भी व्हीकल से मतलब गाड़ियों से, फैक्ट्री से स्मोक प्रोड्यूस होता है, या फिर बर्निंग ऑफ कोल, कोयला को जलाना, या फिर लकड़ी को जलाना, सूखे पत्तों को जलाना, और फायर क्रैकर्स मतलब कि पटाखों को जलाने से एयर पोल्यूशन होता है। और ये सब एक्टिविटी इंसान का एयर पोल्यूशन कॉज करते हैं यानी कि एयर को गंदा करता है। Cutting of the trees and forests by man to make more houses and factories increases air pollution. Source of pollutants like bacteria and virus in the air spitting, coughing, improper garbage disposal, sneezing, stagnant water and unhygienic living condition. जो ट्रीज कट रहे हैं, जो इंसान के द्वारा जो ट्रीज कटे जा रहे हैं, जंगल बर्बाद हो रहे हैं ताकि घर बन सके, फैक्ट्री बन सके, उनके वजह से एयर पोल्यूशन और भी बढ़ते जा रहे हैं। जो भी एयर के पोल्यूटेंट होते हैं जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, वो सब भी पूरे एयर में फैल जाते हैं। तो जब भी हम लोग अगर गार्बेज का सही डिस्पोजल ना करें, छींटे इधर उधर, या फिर पानी को गंदा करें, उनसे बहुत ही नुकसान होता है, जिनके वजह से लिविंग कंडीशन अनहाइजीनिक हो जाता है, मतलब कि पूरे खराब सराउंडिंग्स में हम लोग रहने लगते हैं। पहला पिक्चर देख रहे हैं वो एयर पोल्यूशन कार और व्हीकल्स के द्वारा किया गया है। दूसरा एयर पोल्यूशन फैक्ट्रीज से हो रहा है, और तीसरा जो लकड़ियां जल रही हैं उनसे हो रहा है। इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन, अब एयर पोल्यूशन का इफेक्ट्स क्या है? Air pollution directly affect the quality of air and human health. It causes many health problems such as tuberculosis, asthma, flu, chest pain, irritation in eyes, sneezing and coughing. It also causes imbalance in nature like changes in climatic conditions. जो एयर पोल्यूशन होता है वो डायरेक्टली एयर का क्वालिटी और ह्यूमन हेल्थ को अफेक्ट करता है। वो बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस, अस्थमा, फ्लू, चेस्ट पेन, इरिटेशन इन आईज, स्नीजिंग एंड कफिंग, इन जैसे प्रॉब्लम्स को पैदा करता है। इनके वजह से जो नेचर है वो भी इम्बैलेंस हो जाता है, जैसे कि क्लाइमेटिक कंडीशंस खराब हो जाते हैं, जैसे कि बिना टाइम के बारिश या फिर बारिश के समय में धूप। ये सब एयर पोल्यूशन के इफेक्ट्स हैं। मेजर्स टू प्रिवेंट एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन को ना फैलने से हम लोग क्या क्या कर सकते हैं ताकि एयर पोल्यूशन ना फैले? Chimneys should be fitted in factories to remove harmful pollutants before they are released into the air. All vehicles should get smoke emission tests done. Use public transport instead of private vehicles or carpool. जो भी फैक्ट्रीज होते हैं उनमें चिमनीज फिट होना चाहिए ताकि जो हार्मफुल पोल्यूटेंट है वो उन सबको हटाया जा सके एयर में रिलीज होने से पहले। दूसरा है ऑल व्हीकल, तो सारे गाड़ियों को स्मोक एमिशन का टेस्ट करवाना चाहिए जिससे स्मोक ज्यादा नहीं फैलेगा। और थर्ड है पब्लिक ट्रांसपोर्ट, प्राइवेट व्हीकल और कार पूल को यूज ना करते हुए हम लोग अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करेंगे तो उससे एयर पोल्यूशन घट सकता है। Build factories outside the city. Bury waste like dry leaves
and kitchen waste in a pit to make compost instead of burning it. Do not burst crackers. Use CNG, compressed natural gas and LPG, liquefied petroleum gas as fuel for vehicles to reduce release of harmful gases. फैक्ट्रीज है उन्हें हम लोग को सिटी के बाहर बनाना चाहिए और जो वेस्ट होते हैं जैसे कि ड्राई लीव्स, किचन वेस्ट और जो भी अलग अलग तरह के हाउस होल्ड वेस्ट होते हैं उन सबको एक पिट बना के उसको कंपोस्ट में बदल देना चाहिए ताकि उसको जलाना नहीं चाहिए जिससे कि एयर पोल्यूशन नहीं होगा। फिर क्रैकर्स यानी पटाखों को नहीं जलाना चाहिए और व्हीकल्स में सीएनजी और एलपीजी का यूज होना चाहिए जिससे स्मोक भी नहीं फैलेगा और हार्मफुल गैसेस भी रिलीज नहीं होगा और एयर पोल्यूशन भी घट जाएगा। Recycle and reuse things such as paper, plastic bags and bottles to reduce pollution. Plant more trees to get fresh air. तो recycle and reuse things जैसे कि पेपर, प्लास्टिक बैग्स और जो बॉटल्स हम लोग यूज करते हैं उन सबको हम लोग रिसाइकल कर सकते हैं उसको जलाने के बजाय। अगर हम लोग उसको रिसाइकल के लिए भेज देंगे तो एयर पोल्यूशन नहीं होगा और जो थिंग्स है उन्हें हम लोग रीयूज भी कर सकते हैं। हम लोगों ने सुना है कि पेपर पेड़ से बनता है तो अगर हम लोग रिसाइकल करेंगे तो पेड़ भी कटना कम हो सकता है। प्लांट मोर ट्रीज टू गेट फ्रेश एयर और फ्रेश एयर पाने के लिए हमें बहुत सारा ट्रीज को प्लांट करना चाहिए। Conservation of energy also helps us to reduce air pollution. So remember to turn off lights, computers and electric appliances when not in use. Also use energy efficient light bulbs and appliances. तो एनर्जी का जो कंजर्वेशन यानी कि एनर्जी का बचाव भी हमें एयर पोल्यूशन से बचा सकता है। तो हमेशा याद रखिएगा लाइट्स को ऑफ करना, कंप्यूटर्स और इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस जब काम में ना हो तो उन्हें ऑफ कर देना चाहिए और जो लाइट बल्ब यूज करते हैं वो भी एनर्जी एफिशिएंट यूज करिएगा ताकि वो एयर पोल्यूशन ना कॉज करे। Thanks for watching. If you like this video, don't forget to like, subscribe and share. और अगर आप लोग अगले चैप्टर का वीडियो भी हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ चाहते हैं तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें जिससे हमारी अगली वीडियो या फिर कहें कि अगला चैप्टर आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। सो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।